हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। जीएसटी का पूरा जो बोलते हैं क्या बेस ही स्टार्ट करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। आज की क्लास में हमारा रियल जीएसटी स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं आपको आज की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करूंगी प्रीवियस क्लास का, फिर आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई थी टैक्स क्या होता है। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रही हूँ, जब आप लेक्चर देखो तब आपके दिमाग में घुस जाए कि आप क्या पढ़ रहे थे, पहले क्लास में हम क्या पढ़े थे। जैसे कि टैक्स का मीनिंग क्या है। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। देन टैक्स हमारा दो तरह का है, एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स, लेवी एंड बर्डन अगर दूसरे पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स। देन डायरेक्ट टैक्स में हम देखे थे डायरेक्ट टैक्स में हम देखे थे इनकम टैक्स देखे थे, और गिफ्ट टैक्स देखे थे। इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी देखे थे। देन इनकम टैक्स किस पर लगता है? इनकम के अराइज होने पर। जीएसटी किस पर लगता है? सप्लाई होने पर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वो लगता है क्या? सप्लाई होने पर। देन कस्टम कब लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर से सामान इंडिया में आना इंपोर्ट, इंडिया से सामान बाहर जाना एक्सपोर्ट। इसके बाद ओनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट सर्विस। देन हम इनकम टैक्स देखे थे किस एंट्री नंबर से आया है, किस लिस्ट नंबर से आया है। हमारा एंट्री नंबर 82 है, लिस्ट नंबर 1। यूनियन लिस्ट से इनकम टैक्स हमारा आया है। जीएसटी ना कोई एंट्री में है, ना कोई लिस्ट नंबर में है, ना कहीं पर है। जीएसटी के लिए हम एक स्पेशल आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से जीएसटी को हम लेकर आए थे। 122 बिल नंबर था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। देन उसके बाद हम देखे थे जीएसटी जिस दिन आया वो क्या हुआ, 1 जुलाई में सारा इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्योंकि JNK पर 8/7 को एप्लीकेबल हुआ JNK पर। इसलिए जीएसटी महबूबा मुफ्ती मान नहीं रही थी, तो इसलिए 8 जुलाई को हमारा JNK पर एप्लीकेबल हुआ जीएसटी। उसके बाद हम देखे थे इनकम टैक्स में क्या देखे थे। इनकम टैक्स में हमारा 5 हेड्स होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो अभी कोई ऐसा इनकम है जो सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, पीजीबीपी में नहीं है, कैपिटल गेन में नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। उसके बाद हम देखे थे सैलरी में कब इनकम जाता है, जब हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सब हमारा सैलरी में इनकम जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में कब जाता है? जब हमारा रेंटल इनकम होता है, तब हमारा हाउस प्रॉपर्टी में इनकम जाता है। देन पीजीबीपी में अगर हम कुछ इनकम कमा रहे हैं जो बिजनेस या प्रोफेशन से, तो वो पीजीबीपी में जाएगा। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल एसेट सेल करके अगर हम कुछ इनकम कमा रहे हैं तो वो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। अदर सोर्स में जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, जो भी इनकम जो इन 4 हेड में नहीं आएगा वो अदर सोर्स में जाएगा। ये था हमारा टोटल रिवीजन। उसके बाद हम एक्ट देखे थे। एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब देखे थे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। देन एक्ट के बाद रूल्स का मतलब देखे थे हाउ टू डू। इसके बाद हम देखे थे क्या टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग मतलब जब क्या होता है, हम लीगली तरीके से डिडक्शन और एग्जेम्पशन को यूज करके टोटल टैक्स को मतलब इनकम टैक्स को कमाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवाजन देखे थे। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लॉ में जो लूपहोल्स है उसको देखकर उसको पकड़कर हम टैक्स कम करते हैं, तो वो टैक्स अवॉइडेंस होता है। और टैक्स इवाजन क्या होता है? पूरा इलीगली तरीके से टैक्स को कम करना, ये होता है टैक्स इवाजन। देन अब हम देखे थे बजट स्पीच। हमारा जब बजट आता है 1 फरवरी को, तो अब निर्मला सीतारमन जी ने जिस एक हाथ में उनका एक पेपर होता है जिससे वो पढ़ती है क्या क्या बजट में आया है, तो उसको बोलते हैं बजट स्पीच। देन फाइनेंस बिल डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे। फाइनेंस एक्ट उससे डिटेल्स में क्यों आया देखेंगे, और मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल और ज्यादा डिटेल्स में मतलब रीजन क्या क्या आने, क्यों रीजन क्या क्या आया कि इसका बजट में ऐसा ऐसा चेंजेस होगा, और इस साल क्या क्या चेंजेस आया है, रीजन ये देखेंगे हम मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। उसके बाद हम देखे थे टैक्स में देखे थे इनकम टैक्स में हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ। जीएसटी के लिए हमारा 35 एक्ट पास हुआ था। कस्टम में हमारा 2 एक्ट है, एक तो कस्टम एक्ट है, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट है। देन उसके बाद आज की क्लास में हम वही आज की लेक्चर हम स्टार्ट कर अभी हम और थोड़ा सा रह गया है। इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम के बीच में डिफरेंस देखना है। इनकम टैक्स में एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961
देन जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट, जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट। देन कस्टम में दो ही एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962 और है कस्टम तारीफ एक्ट 1975। उसके बाद प्रोविजन जो है वो सेम एक्ट में है यहाँ पर, और रेट्स भी सेम एक्ट में है। जीएसटी में भी सेम एक्ट में प्रोविजन और रेट्स, और कस्टम में डिफरेंट एक्ट में। मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी क्यों, अभी भी बताऊंगी, डिफरेंट एक्ट में। देन लेवी, सीजी के पास पावर है, यहाँ पर सीजी, और एसजी के पास पावर है, यहाँ पर सीजी के पास पावर है। नंबर ऑफ एक्ट्स, यहाँ पर एक ही एक्ट, यहाँ पर टोटल 35 एक्ट जीएसटी जब बना, यहाँ पर एक एक्ट, दो एक्ट, सॉरी दो, एक तो कस्टम एक्ट 1962, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, दो एक्ट। एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, ये जब से आया तब से होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल था। यहाँ पर जीएसटी में ये क्या पर कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये पहले तो 1 से 7 टू 7 से 7 तक विदाउट, मतलब एक्सक्लूडिंग JNK 8 जुलाई से वो एप्लीकेबल हो गया इंक्लूडिंग JNK पर। तो उसके बाद कस्टम में क्या है, कस्टम में हमारा मतलब होल ऑफ इंडिया। देखो अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स में एक्ट क्या है 1961, किस एंट्री नंबर से आया है, एंट्री नंबर 82 से आया है। और जीएसटी में क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट, टोटल ऐसे करके जीएसटी का एक, एसजीएसटी में हम 31 स्टेट लेते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और JNK को हम एक स्टेट लेते हैं, डीम स्टेट मानते हैं तीनों को, इसलिए हमारा 31 स्टेट है। एसजीएसटी में टोटल 31 एक्ट, देन आईजीएसटी का एक, यूटीजीएसटी का एक, जीएसटी कॉम्पेंसेशन का एक्ट, इससे मिलकर हमारा टोटल 35 एक्ट है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट क्यों आया, क्योंकि स्टेट ने बोला कि जब हमारा जीएसटी आ रहा था, स्टेट ने बोला कि अगर मुझे कुछ लॉस हो गया जीएसटी के वजह से तो 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेटअप करने में हेल्प करेगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट। कस्टम में क्या है, एक तो कस्टम एक्ट 1962 है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है। यहाँ पर प्रोविजन और रेट सेम एक्ट में है, मतलब आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में। यहाँ पर जो प्रोविजन है और रेट है यहाँ पर भी सेम एक्ट में, 5, 12, 18, 28 आपको जीएसटी में ही देखने को मिलेगा सेम एक्ट में। देन डिफरेंट एक्ट यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर इसलिए है कस्टम एक्ट 1962 में प्रोविजन है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में रेट्स है, इसलिए यहाँ पर प्रोविजन एक एक्ट में और मतलब रेट्स एक एक्ट में। देन लेवी पावर है सीजी के पास, यहाँ पर क्या होता है, लेवी पावर है सीजी और एसजी दोनों के पास, यहाँ पर पावर है सीजी के पास। नंबर ऑफ एक्ट्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 2 एक्ट्स है। एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया है, 1 से 7 जुलाई तक एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था जीएसटी, 8 जुलाई से वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल हो चुका है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एंड ये भी होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर आपको दिखा। देखो अभी क्या लिखा है, एक्ट लिखा है, इनकम टैक्स में क्या लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी में क्या लिखा है, जीएसटी में लिखा है एक्ट क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट। ऐसे करके हमारा 35 एक्ट बना था जीएसटी में। देन कस्टम में 2 एक्ट है, एक कस्टम एक्ट 1962 है, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है। प्रोविजन क्या है, इनकम टैक्स में सेम एक्ट में है, जीएसटी में सेम एक्ट में है और कस्टम में डिफरेंट एक्ट में है। देन पावर ऑफ लेवी, सीजी के पास पावर है, जीएसटी में सीजी और एसजी के पास पावर है और कस्टम में सीजी के पास पावर है। नंबर ऑफ एक्ट इनकम टैक्स में क्या है, 1 है और जीएसटी में 35 एक्ट है और कस्टम में 2 एक्ट है। देन एप्लीकेबिलिटी, इट्स एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया। एंड जो जीएसटी में क्या था, 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल था टोटल एक्सक्लूडिंग JNK एंड 8 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया इंक्लूडिंग JNK। देन कस्टम में होल ऑफ इंडिया। रुको मैं थोड़ा बताती हूँ आपको, देखो देखो मैं आपको बताती हूँ। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है,
जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन। कस्टम में कस्टम एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। प्रोविजन सेम एक्ट में है, यहाँ पर जीएसटी में भी सेम एक्ट है, मतलब जिस पर हमारा रेट्स है वहीं पर हमारा प्रोविजन है, इसलिए सेम एक्ट में है। लेकिन कस्टम में क्या है, दो एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962 है, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है। कस्टम एक्ट 1962 में हमारा टोटल प्रोविजन है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में हमारा रेट्स है। यहाँ पर इसीलिए डिफरेंट एक्ट लिखा है। पावर ऑफ लेवी, यहाँ पर पावर होता है सीजी के पास, यहाँ पर सीजी और एसजी के पास, यहाँ पर पावर होता है सीजी के पास। नंबर ऑफ एक्ट्स यहाँ पर 1, यहाँ पर 35, यहाँ पर 2। देन एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, यहाँ पर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था। 8 जुलाई से इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो गया। देन होल ऑफ इंडिया इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल कस्टम होल ऑफ इंडिया। किसी को अगर नोट करना है वो जाकर नोट भी कर सकता है। ओके, इसके बाद में क्या कर, अभी देखो हमारा रियल क्लास अभी से ही स्टार्ट होगा। अभी हमारा स्टार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जीएसटी के एपिसोड के चैनल पर अपलोड होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इससे हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। भारत के संविधान में पहले हम देखेंगे थे इसको बनाने वाले कौन है। बनाने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने इसको बनाया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको बनाया है। तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल कब से हुआ? एप्लीकेबल हुआ 26 जनवरी 1950 को। यूनिकनेस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमारा जो आर्टिकल्स है वो कितना है कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। कोई कोई बच्चा यहाँ पर 470 भी बोल सकता है। 470 अगर ऐसे गिनेंगे तो 470 होगा, एक्चुअल में 395 आर्टिकल्स ही आपको लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ 395 आर्टिकल्स आपको एग्जाम में लिखना है अगर क्वेश्चन आया। देन आर्टिकल्स के बाद हमारा जो शेड्यूल्स है वो कितना शेड्यूल्स है हमारा? टोटल हमारा 12 शेड्यूल्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल, टोटल 18 आर्टिकल्स पढ़ेंगे और एक शेड्यूल्स पढ़ेंगे। शेड्यूल्स में हम सिर्फ एक शेड्यूल्स पढ़ेंगे। बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर, एप्लीकेबल 26 जनवरी 1950। देन यूनिकनेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। उसके बाद आर्टिकल 395 हमारा आर्टिकल्स है। उसके साथ साथ हमारा शेड्यूल्स जो है वो 12 शेड्यूल्स है और 18 हम कवर करेंगे आर्टिकल्स। उसके साथ साथ एक ही शेड्यूल्स हम पढ़ेंगे जीएसटी में। सो अभी हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव राम, मतलब इसको मैं स्ट्रक्चर वे में एक लिख लेती हूँ अभी, तो आपको दिखाऊंगी। जैसे कि देखो अच्छे से मैं अभी लिख लेती हूँ। आर्किटेक्ट कौन है, कब से हमारे ऊपर लगा, ये सब मैं अच्छे से अभी लिख लेती हूँ। देखो जैसे कि आर्किटेक्ट है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने इसको बनाया है। देन एप्लीकेबल कब हुआ? एप्लीकेबल हुआ 26 जनवरी 1950। यूनिकनेस क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट मतलब हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन भी है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ हमारा आर्टिकल्स कितना है? 395 एक्चुअल आर्टिकल्स। ब्रैकेट में यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में लिख देती हूँ 470। देन टोटल हमको आर्टिकल्स पढ़ना है
18 आर्टिकल्स हमको पढ़ना है, उसके साथ साथ एक शेड्यूल्स हमको कवर करना है। हमारा टोटल 12 शेड्यूल्स है आर्टिकल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स कितना है? 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स। ओके, देखो आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने बनाया है। एप्लीकेबल 26 जनवरी 1950। यूनिकनेस लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर। आर्टिकल 395 है, शेड्यूल 12 है। हम सिर्फ 18 आर्टिकल्स कवर करेंगे और एक शेड्यूल कवर करेंगे। हो गया। इसको अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में बनाऊंगी जो आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद हम अभी देखेंगे 3 कॉन्सेप्ट। जैसे कि जब जीएसटी जब आया तो क्या हुआ, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर अराइज हुए। एक तो ओल्ड आर्टिकल्स थे जीएसटी आने से, दूसरा कुछ न्यू आर्टिकल्स आ गए, कुछ चेंजेस भी तो होगा ना, आर्टिकल्स आ गए। तीसरा क्या हुआ, कुछ न्यू आर्टिकल्स के बाद अमेंडेड आर्टिकल्स भी कुछ है, अमेंडेड आर्टिकल्स। देन सुनो, पहले जीएसटी जब आया उस केस में पहले आया हमारा ओल्ड आर्टिकल्स, मतलब जो पहले था और जीएसटी आने के बाद भी वो सेम रहा। देन न्यू आर्टिकल्स, जीएसटी आने से कुछ न्यू आर्टिकल्स भी इंसर्ट हुए। देन अमेंडेड आर्टिकल्स मतलब अमेंडमेंट होके कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिसमें हम अमेंडमेंट करके उसको बनाया गया, तो उस केस में उसको अमेंडेड आर्टिकल्स बोलते हैं। पहले तो ओल्ड आर्टिकल्स, न्यू आर्टिकल्स एंड अमेंडेड आर्टिकल्स। ओल्ड आर्टिकल्स मतलब जो जीएसटी आने से पहले था और अभी भी है। न्यू आर्टिकल्स मतलब क्या है, मतलब जीएसटी आने के बाद, मतलब जीएसटी आने के बाद ये सब इंसर्ट हुए, न्यूली इंसर्ट हुए। अमेंडेड आर्टिकल मतलब कुछ आर्टिकल्स को चेंजेस किया गया, तो अमेंडेड आर्टिकल। इस आर्टिकल्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड की हूँ। आज की क्लास में मैं ये लिस्ट आपको अच्छे से दिखाऊंगी। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स करेंगे, जो हम सिर्फ ओल्ड आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल्स करेंगे। एक तो आर्टिकल्स नंबर 245 मैं दिखाऊंगी, लिस्ट आपको बड़ा सा लिख कर दिखाऊंगी। आर्टिकल नंबर 245 और आर्टिकल नंबर 246, ये 2 आर्टिकल ओल्ड आर्टिकल्स में हम आज करेंगे। जैसे कि मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर अच्छे से। आर्टिकल्स क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। ओल्ड आर्टिकल्स क्या है, न्यू आर्टिकल्स क्या है और अमेंडेड आर्टिकल्स क्या है। ओल्ड आर्टिकल्स में हम सिर्फ आज स्टार्ट करते हैं 2 ही आर्टिकल्स। ओल्ड आर्टिकल्स में हम सिर्फ 2 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। एक है आर्टिकल 245, दूसरा है आर्टिकल्स 246। ओके, ये 2 आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 246, ये 2 आर्टिकल आज की क्लास में हम कवर करेंगे। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, मैं बोल रही हूँ, आप सुनना। आर्टिकल नंबर 245 बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब देखो, आर्टिकल नंबर 245 extent of laws made by parliament or state assembly। ये क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो कहां तक एप्लीकेबल होगा। एक्सटेंट मतलब कहां तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है हमारा एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, 246 बोलता है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब क्या क्या किस किस मुद्दे पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246। अभी क्या होगा, अभी हम देखेंगे कि आप अभी मुझे बताना ये कहां तक है या किस किस मैटर पर, ये 246 है किस किस मैटर पर।
तो अभी आप मुझे बताना पहले कौन सी आर्टिकल्स हमको पढ़ना चाहिए। पहले आर्टिकल्स नंबर 245 पढ़ना चाहिए या आर्टिकल्स नंबर 246 पढ़ना चाहिए, ये मुझे आप बताना पहले कि हमको कौन सा आर्टिकल्स पहले पढ़ना चाहिए। आर्टिकल नंबर 245 पढ़ना चाहिए जो ये बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, हमको ये पढ़ना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 246 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब किस किस सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, हमको ये पढ़ना चाहिए। पहले तो इन दोनों में से हमको पढ़ना चाहिए आर्टिकल नंबर कौन सा पढ़ना चाहिए। पहले हमको पढ़ना चाहिए आर्टिकल नंबर 246। ऐसा क्यों, पहले हम देखेंगे किस किस मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, उसके बाद ही हम तो देखेंगे ना कहां तक एप्लीकेबल होगा वो लॉ। देन पहले हम क्या पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 246। ओके, आर्टिकल नंबर 246 पहले हम देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 246 बोलता है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ, सब्जेक्ट्स मैटर्स, मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूं, ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब किस किस मुद्दे पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। यहाँ पर मैं 3 लिस्ट आपको बढ़ाई थी, पता है। पहले तो हम गए आर्टिकल नंबर 246 के पास, हम बोले यार आर्टिकल 246 हमको थोड़ा ये बताना कि 46 आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि किस किस मुद्दे पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, ये बोलता है हमारा आर्टिकल नंबर 246। अब हम क्या किए, गए आर्टिकल नंबर 246 के पास। क्यों हम पढ़ेंगे आर्टिकल 246 पहले, क्योंकि किस किस मुद्दे पर हम पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, पहले हम वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि वो जो लॉ बना है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है। देन आर्टिकल नंबर 246 बोलता है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। हम जब गए आर्टिकल नंबर 246 के पास, हम बोले आर्टिकल नंबर 246 हमको अभी बताओ कि किस किस मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोला कि तो पहले एक काम करना, पहले आप जाना कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान के अंदर जाना, फिर वहां पर आपको एक 7th शेड्यूल्स मिल जाएगी। 7 शेड्यूल के अंदर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेंगे, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। ओके, 3 लिस्ट देखने को मिलेंगे। तो यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, पहले यूनियन लिस्ट में हमारा लिस्ट नंबर 1 है यूनियन लिस्ट नंबर 2 है हमारा स्टेट लिस्ट और लिस्ट नंबर 3 है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमारा पार्लियामेंट बैठा है, स्टेट लिस्ट में हमारा स्टेट असेंबली बैठा है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बैठे हैं। ये हुआ बात। सुनो, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के पास गए, देन वहां पर हम देखे एक 7 शेड्यूल में हमको 3 लिस्ट देखे, एक लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 1 में है पार्लियामेंट, लिस्ट नंबर 2 में है स्टेट असेंबली और लिस्ट नंबर 3 में दोनों बैठे हैं। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया एज पर आर्टिकल नंबर 254, कॉन्फ्लिक्ट के केस में पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट के केस में पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, कॉन्फ्लिक्ट केस में पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल करेगी। हम गए कि किस किस मैटर पर कौन कौन लॉ बना सकते हैं। पहले हम गए आर्टिकल नंबर 246 के पास, उस पे देखे हम सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस मैटर्स पर लॉ बना सकती है। देन हम गए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में हमारा 3 लिस्ट दिखा। पार्लियामेंट बना सकती है, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बैठी है और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट असेंबली बैठी है और सिर्फ स्टेट असेंबली लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बैठे हैं, स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल के पास पावर है। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया एज पर आर्टिकल 254 पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। उसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट ने बोला स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। आया समझ? आर्टिकल नंबर 246 इजी था ना। देन अभी हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 245, ये 2 ही आर्टिकल में आज देखेंगे।
मैं कल की क्लास में रिवाइज करूंगी, डोंट वरी, ये बैठ जाएगा आपके आर्टिकल्स दिमाग में। आर्टिकल नंबर, अभी हम ओल्ड आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ओके। आर्टिकल नंबर मैं कल की क्लास में लिस्ट में आपको बना के दे दूंगी। ओल्ड आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 245 था और अभी 246 हम किए 245। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ लॉज, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली मतलब आर्टिकल 245 ये बोलता है कि जो जो मैटर्स हम अभी देखे वो मैटर्स कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। पार्लियामेंट के पास कहाँ तक पावर है वो एप्लीकेबल कर सकता है और स्टेट के पास कहाँ तक पावर है वो एप्लीकेबल कर सकता है। ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के पास पावर है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कुछ, पूरा इंडिया पर और मतलब कुछ पार्ट पर भी वो एप्लीकेबल कर सकता है इंडिया के ऊपर। देन स्टेट असेंबली के पास क्या पावर है? होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट, पूरे स्टेट के ऊपर भी स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, उसके साथ साथ पूरे मतलब लॉ एप्लीकेबल कर सकती है और पार्ट ऑफ स्टेट माने मीन्स क्या है, आधा स्टेट पर भी वो एप्लीकेबल कर सकता है। तो इसको बोलते हैं होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो पहले तो एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। देन स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो एप्लीकेबल होगा होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है, इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इसका डेफिनेशन हम कल की क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा आज का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दी, कल से हम डिटेल्स में करेंगे कि यहाँ पर होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। यहाँ पर हम इंडिया का डेफिनेशन देखेंगे जो आर्टिकल 1 में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडिया का डेफिनेशन क्या है कल की क्लास में हम ब्रीफली देखेंगे इंडिया का डेफिनेशन, फिर हम जाकर कहीं क्लास